पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अपने सामान्य अध्ययन श्रृंखला के भाग 3 के बारे में। ठीक है, इस श्रृंखला को हम लोग इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका देखिए और अपने नोट्स को बनाते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं कि जो सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 3 में जो प्रश्न दिए गए हैं उसके बारे में। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है कि इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, ये आपका आधुनिक भारत से रिलेटेड पुस्तक है और इसके लेखक जो हैं आप देखेंगे कि वो हैं आपके दुर्गा दास। ठीक है, दुर्गा दास महोदय इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक, चलिए देखते हैं और बाकी अबुल कलाम आज़ाद, फ्रैंक मोरेस और राजेंद्र प्रसाद की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आज का सेक्शन बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को आप लोगों को मिलेंगी। तो आप लोग जुड़े रहिए और जुड़ते रहिए चैनल से, तो हम लोग अपने पढ़ाई को एक अच्छी दिशा में लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें अबुल कलाम आज़ाद के पुस्तक की, अबुल कलाम आज़ाद, इनके पुस्तक का नाम है इंडिया मीन्स फ्रीडम। ठीक है, इंडिया मीन्स फ्रीडम। ठीक, फिर उसके बाद बात करें फ्रैंक मोरेस, फ्रैंक मोरेस, इनकी पुस्तक का नाम है आप देखेंगे नेहरू अ बायोग्राफी। जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू के पुस्तक पर जीवनी पर है जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी, अ बायोग्राफी। ठीक है, अगर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक की बात करें हम, राजेंद्र प्रसाद, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, अगर इंडिया डिवाइडेड को भारत हिंदी में लिख दिया जाए भारत विभाजन। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, भारत विभाजन। अगर भारत विभाजन लिख दिया जाए तो यह किसकी पुस्तक हो जाएगी, सरदार पटेल की। ठीक है, सरदार पटेल की। ठीक, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो इंडिया डिवाइडेड है वो राजेंद्र प्रसाद की है। अगर उसको हिंदी में लिख दिया जाए भारत विभाजन तो वो आपकी हो जाएगी सरदार पटेल की। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो पुस्तकें हैं उसके बारे में आप देखेंगे कि हम लोगों का एक प्रॉपर लेक्चर है पुस्तकों पर, आप उसको जाकर आधुनिक भारत के लेक्चर में आप देख सकते हैं, उस पर वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि काकोरी षड्यंत्र केस में कौन फांसी की सज़ा से बच गया था। ठीक है, सबसे फेमस केस है काकोरी षड्यंत्र केस। अगर आप देखेंगे कि इसमें लाहौर केस भी है आधुनिक भारत में, फिर कानपुर का षड्यंत्र केस है, फिर काकोरी षड्यंत्र केस है और बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं भारत में। ठीक है, तो जो काकोरी षड्यंत्र केस में जिसको जिसको सज़ा होने वाली थी वो ये चारों लोग काकोरी षड्यंत्र केस में आते हैं। ठीक है, तो इसमें से 3 लोगों को फांसी की सज़ा हो गई और 1 लोग उसमें से बच गए, और जो बच गए वो कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, कहाँ पर, प्रयागराज के चंद्रशेखर पार्क में। ठीक, उसके उनके नाम पर आप देखेंगे कि भारत में प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क बनाया गया है। ठीक है, और वहाँ पर इनकी मूर्ति भी है और जहाँ पर गोली लगा था वो पेड़ भी आज भी वहाँ पर है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि काकोरी षड्यंत्र केस किसका है, ये किस संस्था ने किया था। ठीक, जो काकोरी षड्यंत्र केस है वो कौन सी संस्था थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, यह संस्था है, इसके द्वारा काकोरी षड्यंत्र केस कांड को अंजाम दिया गया था। ठीक, कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की 1924 ईस्वी में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, आप देखेंगे कि इसमें जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना किया गया था ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद।
ठीक। और यह आप देखेंगे कि काकोरी जो षड्यंत्र का केस हुआ था तो उसमें किसको किसको फांसी हो गई थी? राजेंद्र लाड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, इन तीनों लोगों को फांसी की सज़ा हो गई थी। और इसके बाद आप बात करिए, देखिए जब इन तीनों लोगों को फांसी की सज़ा हो गई तो अब चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वहाँ से भाग निकले। ठीक है, और भाग कर कहाँ गए? और देखेंगे कि अब चले गए उत्तर भारत में। ठीक, तो वहाँ पर एक नौजवान सभा थी। ठीक है, नौजवान सभा। ठीक, ये किसकी थी? भगत सिंह की, भगत सिंह। ठीक, इसका मुख्यालय देखेंगे कि लाहौर में था पहले और बाद में इसको अमृतसर लाया गया था, नौजवान सभा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कि 1928 में नौजवान सभा। ठीक है, नौजवान सभा प्लस अब देखेंगे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये इन दोनों ने मिलकर एक नई सभा का गठन किया जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बोला जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? HSRA, HSRA इसी को बोला जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसको क्या बोला जाता है? HRA, HRA। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसकी जो अध्यक्षता किया था इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक, आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था नौजवान सभा के साथ मिलकर। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आप लोगों का ये जो प्रश्न है यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आप देखेंगे कि नौजवान सभा प्लस HRA मिलकर HSRA का गठन करते हैं, यानी कि उसमें आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह दोनों लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा होगा कि काकोरी षड्यंत्र केस में कौन फांसी की सज़ा से बच गया था और कौन फांसी पर लटका था। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ठीक है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे? आप देखेंगे कि 1930, 31, 32, 3 साल में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इसे राउंड टेबल समिट भी बोला जाता है। और कहाँ हुए थे? ब्रिटेन में हुए थे। ठीक है, तो चलिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करें तो गोलमेज सम्मेलन कब हुए? 1930, 1931 और 1932, 3 साल में हुए थे। कहाँ हुए? ब्रिटेन में। ठीक है, भारत की तरफ से कौन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? एक मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय। और एक लोग का और नाम याद रख लीजिए, BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। अम्बेडकर उस समय गोलमेज सम्मेलनों में इसलिए भाग लेते थे कि भारत में जो दलितों की स्थिति है उस पर विचार विमर्श किया जाए। ठीक है, यानी कि इससे आप लोगों का जो ऑप्शन सही होगा वो आपका मदन मोहन मालवीय, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन
गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और यह कब हुआ था? 1931 में। ठीक है, 1931 में महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और न पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर थे और न ही राजेंद्र प्रसाद वहाँ पर गए थे। ठीक है, और जो 1930 का जो दशक है देखेंगे कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का दशक है। और इसी दशक में आप देखेंगे कि पूना पैक्ट होता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी भी होती है। ठीक है, और इसी में देखेंगे कि चुनाव भी होंगे और अंतरिम सरकार के प्रथम अंतरिम सरकार की जो गठन होता है वो भी देखने को मिलता है। सरकार का जो चुनाव का जो परिणाम निकल कर आता है और उसमें जो बंटवारे किए गए थे उसका अब यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 को किसने जन क्रांति बोला था? ठीक है, जो 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष है आप देखेंगे कि उसको विद्वानों ने अपने अपने प्रकार से मत दिए हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि किसने जन क्रांति बोला। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिए कि क्या कहा गया है प्रश्न में, और आधे के जो उत्तर होता है आपका प्रश्नों का वो आपके प्रश्न में ही छिपे होते हैं। ठीक है, किसने जन क्रांति बोला? वी.डी. सावरकर ने बोला था कि यह भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है, पहला स्वतंत्रता संघर्ष है। ठीक, ईश्वरी प्रसाद ने बोला यह एक आप देखेंगे कि यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। बेंजामिन डिज़रायली ने बोला था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। रामविलास शर्मा ने कहा था कि यह एक जन क्रांति है। यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका रामविलास शर्मा सही होगा। ठीक, अगर हम देखें एक सिनेरियो में वी.डी. सावरकर, इनका नाम है पूरा विनायक दामोदर सावरकर। वी.डी. सावरकर, इन्होंने कहा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक, और इनका मानना था कि यह जो संघर्ष हुआ था यह एक सोची समझी सुनियोजित था। ठीक है, एक सोची समझी सुनियोजित युद्ध का परिणाम देखने को मिलता है। इस तरह से इनका स्टेटमेंट है। ठीक, अगर ईश्वरी प्रसाद की हम बात करें, ईश्वरी प्रसाद, इन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम था। यह ईश्वरी प्रसाद ने कहा यह स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बेंजामिन डिज़रायली की बात करें। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक है, और रामविलास शर्मा ने इसे जन क्रांति बोला था कि यह लोगों का क्रांति है और अपने जो अधिकार हैं उसको पाने के लिए यह क्रांति हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के लिए लोगों के क्या मत हैं वो होते हैं। और इस पर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोगों को देखेंगे कि आप जो इतिहास का प्लेलिस्ट है उसमें 1857 के हर एक पहलू को कवर किया गया है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने मित्र मेला नामक संघ की स्थापना की थी? अगर हम बात करें मित्र मेला की, ठीक है, मित्र मेला, अगर हम मित्र मेला की बात करें तो मित्र मेला जो संघ की स्थापना हुआ था 1899 में। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 1899 में किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने, वी.डी. सावरकर। ठीक, और इनके साथ इनके भाई भी थे, गणेश दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर। ठीक, इन दोनों लोगों ने मिलकर मित्र मेला नामक संघ की स्थापना की और यही बाद में कालांतर में अभिनव भारत समाज बनती है। ठीक है, अभिनव भारत समाज मित्र मेला ही बाद में बनती है 1905-06 के लगभग में। ठीक है, अभिनव भारत समाज
अभिनव भारत समाज। कौन सा संस्था बनती है? वो है मित्र मेला। और आगे देखिए तारक नाथ दास की जो संस्था है, तारक नाथ दास, इनकी संस्था का नाम है इंडिया हाउस। इंडिया हाउस। और आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारे इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था। ब्रिटेन में है, जापान में है, अमेरिका में है, ठीक है, इस तरह से। तो इंडिया हाउस की स्थापना जो किया गया है, आप देखेंगे, ठीक है, इंडिया हाउस, सॉरी, ये इंडिया हाउस आप देखेंगे कि श्याम जी कृष्ण वर्मा की है, यह का लंदन में है, ठीक है। इंडिया हाउस इनकी संस्था नहीं है, इसके लिए खेद है, ठीक है। इनकी संस्था का नाम है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ठीक। सारे नाम एक ही जगह मिल जाते हैं, एक ही जैसे लगते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, इंडिपेंडेंस लीग, ठीक। इनकी संस्था का नाम है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। यह कहाँ थी? आपकी यूएसए, ठीक, अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। स्थापना कब हुआ था? 1907 में, 1907 में। इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग। और फिर इसके बाद आप बात करते हैं लाला हरदयाल की। आप जानते हैं कि लाला हरदयाल जो है आपके गदर पार्टी से संबंधित हैं, ठीक है, लाला हरदयाल, ठीक। इनकी संस्था के नाम है गदर पार्टी, गदर पार्टी, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? आप देखेंगे सैन फ्रांसिस्को, और यह कहाँ पर है? आप देखेंगे यूएसए में है, ठीक है, स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी स्थापना कब हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। आप सभी लोग इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए, अपने नोट्स को बनाते रहिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को आने वाले प्रत्येक एग्जाम में ये सारी चीज़ें सहायता प्रदान करेंगी, ठीक। अब बात करते हैं रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, ठीक। रास बिहारी बोस ने आप देखेंगे कि किसकी स्थापना किया है? आज़ाद हिंद फौज की, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था कहाँ पर? टोक्यो, ठीक। यह कहाँ है? जापान की राजधानी है ये, जापान की क्या है राजधानी। कब हुआ था? 1942 में, ठीक। और आज़ाद हिंद फौज के बारे में बात करें तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया, ठीक। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में, ठीक है। और कब किया था? 1943 में, ठीक है। तो ये बात ध्यान देने की चीज़ है कि जो सिंगापुर का जो आज़ाद हिंद फौज है वो पुनर्गठन है, यानी कि रीयूनियन है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था वो रास बिहारी बोस के द्वारा जापान में टोक्यो में किया गया था, जापान के टोक्यो में। और कब? 1942 में। जो पुनर्गठन है वो 1943 में होता है, वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ संस्थाएं हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। और अगर बाकी संस्थाओं के बारे में देखें तो पूरा एकदम भारत का, आधुनिक भारत का जितनी भी संस्थाएं हैं उनको पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है, कवर किया गया है। अब जाकर प्ले लिस्ट में देखिए, सारी की सारी संस्थाएं आपको वहाँ पर मिलेंगी। भारत में गुप्त समितियाँ, विदेशों में गुप्त समितियाँ, विदेशों में जो संस्थाएँ हैं और भारत में जो संस्थाएँ हैं वो सारी की सारी आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, ठीक है, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। आप देखेंगे कि इसमें से 3 श्रेणियाँ महाराष्ट्र में अवस्थित हैं, ठीक है, बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला श्रेणी। इस प्रश्न का इस तरह से लिखना चाहिए था कि कौन सी महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला श्रेणी जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है।
और मांडव श्रेणी जो है आप देखेंगे, मांडव श्रेणी, मांडव श्रेणी जो है ये आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात राज्य में पड़ता है, राज्य में पड़ता है। और गुजरात आप देखेंगे कि महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में है, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में, और राजस्थान राज्य के बीच में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों का अगला प्रश्न है, गोल्डन धान सुनहला चावल में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? किस विटामिन की मात्रा सबसे ज़्यादा पूछा गया है गोल्डन चावल में? ठीक है, अगर हम गोल्डन धान की बात करें, गोल्डन धान यानी कि सुनहरा चावल, सुनहरा चावल, इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कौन सी मात्रा? बीटा कैरोटीन की मात्रा, बीटा कैरोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा आती है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है विटामिन ए। विटामिन ए जो है सुनहरा चावल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और विटामिन ए आप देखेंगे कि विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो है गाजर। ठीक है, गाजर है, फिर दूध है, फिर इसके बाद देखिए विटामिन बी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे कौन सा रोग होता है और उसका जिसका जो प्रचुर मात्रा है जिसमें पाया जाता है उसको हम देखते हैं। तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। ठीक है, बेरी। और इसका जो सबसे अच्छा स्रोत होता है दूध हो गया, मछली हो गया, ठीक है, अंडा हो गया, तो ये इसके अच्छे स्रोत होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी, इससे होता है स्कर्वी रोग होता है। ठीक, इसका जो होता है रसदार फलों में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रसदार फल, नींबू, आंवला, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब बात करें विटामिन डी। विटामिन डी से आप देखेंगे कि बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि बच्चों की हड्डियाँ सूख जाती हैं, मांसपेशियाँ एकदम सूख जाती हैं। बच्चों में देखेंगे कि कुपोषण के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यह मिलता है आपका सूर्य के धूप में, सूर्य के प्रकाश में, फिर उसके बाद दूध में। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखते हैं विटामिन के का जो कार्य है आप देखेंगे कि यह ब्लड में यानी कि खून में थक्का जमाने के कार्य करता है। खून में थक्का जमाने का कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी। ठीक, यानी कि रतौंधी का अर्थ होता है कि आपको दिन में तो दिखेगा लेकिन शाम होते ही आँखों से रोशनी ओझल होने लगेगी। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। ठीक है, तो यहाँ पर आपके विटामिन से प्रश्न कंप्लीट होते हैं। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि एलपीजी गैस में के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? अगर एलपीजी गैस की हम लोग बात करें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में के जो मुख्य अवयव हैं वो कौन कौन से हैं? आपके ब्यूटेन व प्रोपेन है। ठीक है, ब्यूटेन व प्रोपेन जो है वो एलपीजी गैस के मुख्य अवयव हैं। इसको बोला जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एलपीजी। और इसका जो मुख्य अवयव है वो आपका ब्यूटेन व प्रोपेन है, ब्यूटेन व प्रोपेन। ठीक, तो यहाँ पर आपका एलपीजी से कंप्लीट होता है और हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, अब देखिए कि एक तरफ लो झीलों का नाम दिया है और उनकी अवस्थिति के बारे में पूछा गया है। लोनार झील मध्य प्रदेश, नक्की झील गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, एक बार चलिए देखते हैं कि कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। ठीक है, लोनार की अगर हम बात करें, लोनार झील, लोनार आपकी कहाँ है, महाराष्ट्र में। अभी कुछ साल में आप देखेंगे कि वहाँ की जो लोनार झील की जो पानी है वहाँ के, वो रेड हो गया था अपने आप। ठीक है, नक्की झील, नक्की झील की हम बात करें तो नक्की झील आपकी कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। अगर कोलेरू की बात करें, कोलेरू, ठीक, कोलेरू झील पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, पुलिकट की अगर हम बात करें, पुलिकट, पुलिकट झील पाई जाती है आपकी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, यानी कि इस हिसाब से हम देखें तो कोलोरी जो है, कोलेरू झील है जो, वो आपका ऑप्शन सही है। ठीक, एक झील और लिख लीजिए, चिल्का झील। चिल्का झील जो पाई जाती है आपकी उड़ीसा में है। ठीक, देखेंगे कि सांभर है, वुलर है, फिर उसके बाद बहुत सारे भारत में झीलें पाई जाती हैं। और जो केरल में झील पाई जाती है, ठीक है, केरल में झील जो पाए जाते हैं उसको लैगून बोला जाता है। ठीक, केरल के झीलों को लैगून बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप जो है चीज़ें हैं, झीलों से संबंधित जो चीज़ें देखने को मिलती हैं उसका आप एक सूची बनाइए और अपने नोट्स में उसको दर्शाइए। ठीक है, तो जिससे आप लोगों का जो नोट्स है एक व्यापक तौर पर तैयार होगा और आप देखेंगे कि झीलों से प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में मसालों का बागान किस राज्य को बोला जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि प्राचीन काल से जो मसाले देखने को मिल रहे हैं भारत में और आधुनिक भारत में जो देखेंगे कि वास्को डी गामा जब 1498 में भारत आया था तो उसको जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था वो मसालों से ही फ़ायदा हुआ था। ठीक है, तो भारत में दो जगह के मसाले जो हैं बहुत ही फेमस हैं, एक सौराष्ट्र के और एक केरल के। ठीक, तो भारत में जो मसालों का बागान जिस राज्य को बोला जाता है वर्तमान समय में वो है आपका केरल। ठीक, इसके बाद आप देखिए कि सौराष्ट्र के मसाले भी फेमस है भारत में, सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र किसे बोला जाता है, गुजरात को। गुजरात राज्य का जो क्षेत्र है इस समय उसे सौराष्ट्र बोला जाता है। और जो केरल है इस समय वर्तमान समय में वहाँ के मसाले ज़्यादा फेमस हैं। और आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं, इलायची की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इलायची, इलायची की पहाड़ियाँ, और इसको क्या बोला जाता है, कार्डमम की पहाड़ियाँ। ठीक, इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है, इनको कार्डमम की पहाड़ियाँ भी बोला जाता है, इनको कार्डमम की पहाड़ियाँ। ठीक है, पहाड़ियाँ बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपके मसालों से जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न जो आप देखेंगे कि जो सारे सदाबहार प्रश्न हैं वो आपको हर एक प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, पूछा गया कि संसद को संबोधित कौन कर सकता है इनमें से। ठीक है, संसद को संबोधित, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो भारत का मुख्य न्याय चुनाव आयुक्त नहीं, भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं, भारत का महान्यायवादी ये कर सकता है। ठीक है, क्योंकि भारत का महान्यायवादी दोनों संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, उसको संबोधित कर सकता है, लेकिन वहाँ पर वो मत नहीं दे सकता। ठीक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये भी नहीं। ठीक, अगर न्यायवादी महान्यायवादी की बात करें हम, महान्यायवादी, ठीक, भारत का महान्यायवादी क्या है, आप देखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 76,
संविधान का अनुच्छेद 76, ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है 76, अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति, ठीक है, कौन, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, ठीक है, नियुक्ति करेगा। और यह कौन हो सकता है, इसकी अर्हता क्या है, यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने का या न्यायाधीश बनने का, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने का, न्यायाधीश बनने का योग्यता रखता हो, ठीक है, योग्यता रखता हो। दो चीज़ें हो गई महान्यायवादी के बारे में। यह सरकार का सर्वोच्च वकील होता है, ठीक है, क्या होता है, सर्वोच्च न्यायवादी, महान्यायवादी यानी कि एडवोकेट होता है, ठीक। और इसको भारत के हर एक राज्य में, हर एक कोर्ट में सरकार की तरफ से जो केस लड़ने की अनुमति होती है, ठीक है। और यह महान्यायवादी जो है संसद के दोनों सदनों में भाग तो ले सकता है, लेकिन यह मत नहीं दे सकता, ठीक, और संसद को संबोधित भी कर सकता है महान्यायवादी। और यह अब देखेंगे कि भारत सरकार का सर्वोच्च जो विधि अधिकारी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो महान्यायवादी से संबंधित चीज़ें हैं वो हम लोगों ने देखा, ठीक। और इसी को हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, भारत का महान्यायवादी को, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति कब दी गई थी, ठीक है। आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा था तो उसमें एक अधिनियम आया था, उस अधिनियम के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई थी। और वो कौन सा अधिनियम है, 1813 का अधिनियम, ठीक है। हम अधिनियमों में के अंदर नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा बस ऊपर का जो थोड़ा जो चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेंगे और हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि ईसाई मिशनरियों को किस प्रकार से धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी, ठीक है। तो अब 1813 में देखिए कि 1813 का अधिनियम, ठीक है, 1813 का अधिनियम का जो प्रावधान है आप देखेंगे कि एक वर्ष में 1 लाख रुपये खर्च करने का, एक वर्ष में शिक्षा पर 1 लाख, शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। एक वर्ष में शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान, ठीक, खर्च करने का। और देखेंगे कि जब शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है तो उसी में आप देखेंगे कि धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई थी, ठीक है, धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई थी, प्रसार की अनुमति दी गई थी, अनुमति दी गई थी। इसके बाद आप देखिए कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया गया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, समाप्त किया गया, परंतु चीन और चाय के व्यापार को छोड़ दिया गया, चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर, ठीक है। ये जो प्रमुख प्रावधान है 1813 का अधिनियम के प्रावधान है। और 1784 का अधिनियम को कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इन सभी अधिनियमों को हमने बहुत ही बारीकी से कवर किया है। आप देखेंगे कि आप जाइए वहाँ पर वीडियो देखिए और उनमें आप लोगों को
1600 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक के जितने भी अधिनियम है उसको विस्तार पूर्वक कवर किया गया है। 1833 में आप देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और 1773 का जो अधिनियम है, रेगुलेटिंग एक्ट है, यह आप देखेंगे कि भारत में पहला जो ब्रिटिश की तरफ से लिखित दस्तावेज के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लोगों का जो अधिनियम है, आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देखिए भारतीय संविधान में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ठीक है, कैबिनेट मिशन, ठीक, कैबिनेट मिशन आप देखेंगे कि कब आया था। आप देखिए कि 1946-46 के लगभग में कैबिनेट मिशन आया है। ठीक है, 1946 में। ठीक, कैबिनेट मिशन के बारे में हम बात करें, कैबिनेट मिशन कब आया भारत, 1946 में। ठीक है, और इसके जो सदस्य हैं आप देखेंगे कि स्टैफर्ड क्रिप्स हैं, पैथिक लॉरेंस हैं और ए.बी. अलेक्जेंडर हैं। ठीक, यानी कि ए.बी. अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस जो हैं इसके सदस्य हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए ए.बी. अलेक्जेंडर, फिर पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, पैथिक लॉरेंस। फिर इसके आप देखिए स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, इसी के सुझाव पर, कैबिनेट मिशन के सुझाव पर 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 1946 को संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का गठन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन के सुझाव पर संविधान सभा का गठन किया गया कब, 9 दिसंबर 1946। और जो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य नहीं है वो हैं विलियम वुड। ठीक है, और जो कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये लोग आप देखिए कि कैबिनेट मिशन के बारे में हो गया। और कैबिनेट मिशन पर आप देखेंगे कि पूरा एक लेक्चर ही, पूरा संविधान पर पूरा लेक्चर ही आप देखेंगे, एक संविधान सभा पर एक पूरा लेक्चर हम लोगों के प्ले लिस्ट में है। आप लोग वहाँ पर जाकर उससे को देखिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी। ठीक है, प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा देखेंगे कि 24 अगस्त 1946 को की गई थी। और जो प्रथम अंतरिम सरकार का गठन किया गया था वो 2 सितंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। घोषणा कब किया गया, घोषणा कब किया गया, ये है आपका 24 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946। और गठन कब हुआ, गठन कब किया गया, ये है आपका 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को गठन किया गया था। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो घोषणा किया गया है प्रथम अंतरिम सरकार की वो 24 अगस्त को किया गया है और जो गठन हुआ है उसका 24 अगस्त की घोषणा के तहत 2 सितंबर को किया गया है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन देशों में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है या न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है। एक सिंपल भाषा में आप देखिए कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या चीज़ होता है। ठीक, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन को कहते हैं इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, यानी कि अगर संसद कोई भी कानून पास करता है, ठीक है, तो न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है। ठीक, यानी कि एक सरल भाषा में अगर देखा जाए कि कोई किसी भी कानून की जब न्यायालय समीक्षा करता है,
या देखता है या उसकी जांच पड़ताल करता है तो उसे क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। ठीक, यानी कि न्याय का समीक्षा करना। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एक साधारण भाषा में हम लोग बोल रहे हैं कि किसी भी कानून का, किसी भी अधिनियम का, किसी भी विनियम का उसकी समीक्षा करना, जांच पड़ताल करना न्यायालय के द्वारा, वही क्या कहलाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन। और जो भारत का अनुच्छेद 13 है, संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, 13 है। ठीक, अनुच्छेद 13 ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 13 में यह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वहाँ पर आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है वो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, और न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और यह जो व्यवस्था की गई है यह भारत और अमेरिका दोनों में है। ठीक है, भारत व अमेरिका। जुडिशियल रिव्यू समझ में आया क्या चीज़ है, कि जब किसी कानून का समीक्षा, जांच पड़ताल या उसको देखा जाता है न्यायालय के द्वारा तो उसे न्यायिक पुनर्विलोकन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ पर है, भारत व अमेरिका दोनों जगह पर है। ठीक है, और भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनर्विलोकन की चीज़ें ली गई हैं भारतीय संविधान में, वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन की चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 जो है वो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसे प्रदान करता है, न्यायालय को प्रदान करता है, संसद को नहीं, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कपाट। कपाट का आप शाब्दिक अर्थ लीजिए कि जैसे कि दरवाजे मान लीजिए या कुछ उसमें भाग मान लीजिए, इस प्रकार से कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने छिद्र पाए जाते हैं या कुल कितने कपाट हैं, कुल कितने भाग हैं, इस प्रकार से चीज़ें जो देखने को मिलती है मनुष्य के हृदय में, वो कितने पाए जाते हैं, वो 4 प्रकार के कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, दायां निलय, दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां आलिंद और बायां आलिंद। ठीक है, बायां आलिंद, ये 4 भाग आपके मनुष्य के हृदय में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि एनोस्मिया, एनोस्मिया रोग किसे कहते हैं। ठीक है, एनोस्मिया रोग। ठीक, एनोस्मिया में आप देखेंगे कि जो मनुष्य की सूंघने की शक्ति है वो इलाज के अभाव में धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि एनोस्मिया का अगर बात करें हम, एनोस्मिया, एनोस्मिया रोग। ठीक, एनोस्मिया में मनुष्य के सूंघने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ठीक है, मनुष्य के सूंघने की शक्ति, सूंघने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ठीक है, किसकी शक्ति, सूंघने की शक्ति समाप्त हो जाती है। कौन सा है, ऑप्शन बी, यानी कि घ्राण संवेदना जो है उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, यानी कि सूंघने की शक्ति वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एनोस्मिया रोग के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि एक अंतरिक्ष यान जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है से एक सेब गिराया जाता है तो वह सेब क्या होगा, वो किस प्रकार से कार्य या किस प्रकार से गतिवान होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है पृथ्वी की ओर गिरेगा, दूसरा कम गति से गतिवान होगा, तीसरा अधिक गति से गतिवान होगा, चौथा जो ऑप्शन है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। ठीक है, अगर अंतरिक्ष की बात कर रहा है, ठीक है, अंतरिक्ष की बात कर रहा है तो आप जानते हैं कि वहाँ पर ग्रेविटी है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो भी चीज़ गिरेगा उसी गति से गतिवान
होगा और वहीं पर गतिमान होगा और वो न कहीं पर उसका विस्थापन होगा और न कहीं पर वो उसका आवेग बढ़ेगा, ठीक है, वेग बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। तो उसी गति से, जिस गति से आप उसको फेंकेंगे, जिस गति से आप चलाएंगे और जिस गति से वो गिरेगा अंतरिक्ष में, उसी गति से वहाँ पर वो गतिमान होगा। यानी कि अंतरिक्ष यान से गिराया जा रहा है तो अंतरिक्ष यान की गति के साथ ही वो उसी गति से गतिमान होगा। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, ठीक है। और इसका कारण यह है कि आप देखेंगे कि जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, वहाँ पर ग्रेविटी का अभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। इस श्रृंखला का ये आखिरी प्रश्न था और आप लोग इस श्रृंखला से जुड़िए और देखिए कि आप लोगों का एक नोट्स तैयार करिए इस श्रृंखला का और देखेंगे कि आप कुछ दिनों में ही बहुत सारे प्रश्नों का संकलन कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा। तो आप लोग चैनल से ऐसे ही जुड़ते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। और हम लोगों को सहयोग प्रदान करते रहिए जिससे हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट और इसी तरह से श्रृंखला लेकर आएंगे आगे भी, ठीक है। तो आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिए जो आप लोगों को प्रत्येक एग्ज़ाम में, आगामी परीक्षाओं में, जिसमें यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, आरओ हो गए, ठीक है, जिसमें भी अगर जनरल स्टडीज़ के पोर्शन पूछे जाते हैं, सेक्शन है, उसमें ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को सही दिशा में लेते चलिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।